Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Myself CA Vikal Gupta. In this video we are covering tricky points of professional ethics. इसमें मैं क्लोजेस के रिवीजन नहीं करूंगा बट मैं पूरे प्रोफेशनल एथिक्स का जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बेसिकली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स मेनली शेड्यूल पे फोकस रखते हैं बट प्रोफेशनल एथिक्स में अदर देन शेड्यूल भी काफी पॉइंट्स है क्योंकि आप आईसीआई के लास्ट टाइम के पैटर्न देखोगे तो उसमें पता चलेगा आपको लास्ट 2 या 3 अटेम्प्ट से आईसीआई अदर देन शेड्यूल के ज्यादा क्वेश्चन पूछता है शेड्यूल के क्वेश्चंस कम पूछता है जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें मैं सारे ट्रिकी पॉइंट्स कवर करूंगा इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स। आप 1.5x पे कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सबसे पहले हमारे बेसिक पॉइंट्स होते हैं। बेसिक में क्या क्या आता है? लाइक फंडामेंटल जिसमें आता है कोड ऑफ एथिक्स, जिसमें इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सब आते हैं। इनकी आपकी सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए कौन कौन से कोड ऑफ एथिक्स है, इतना ही नॉलेज सफिशिएंट है। देन थ्रेट ऑफ सेफ गार्ड, इसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल थोड़े बहुत आपको देखने पड़ेंगे फॉर एमसीक्यू पर्पस। देन सेफ गार्ड ऑफ प्रिंसिपल्स, इसमें आपको जस्ट एक बार रीड करना है, इससे ज्यादा आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक बार रीड करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि मे 24 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इस बार बहुत ही कम चांसेस है इसमें से क्वेश्चन आए। देन नोक्लर आता है। नोक्लर में एप्लीकेबिलिटी, नोक्लर की एप्लीकेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। प्लस में ये एसए 250 है, उसमें हमारी ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अदर अथॉरिटीज को भी रिपोर्ट करना। वहां पे अगर नोक्लर की एप्लीकेबल लग हो रहा है वहां पे, देन हमें वहां पे भी रिपोर्ट करना पड़ जाता है नोक्लर का। तो ये आपको एक बार ध्यान रखना है। देन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, इसमें बेसिक कवर होता है हमारे सीए से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। लाइक टाइप ऑफ मेंबरशिप कौन कौन सी होती है? एक एसी होती है, एक एफसी होती है। एफसीए 5 ईयर बाद हो सकता है जब डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो या प्रैक्टिस में हो तो। डिसेबिलिटी, अंडर 21 हो, अनसाउंड माइंड हो या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, इन सब चीजों में डिसेबल हो जाते हो मेंबर। देन अगर आप सीए नहीं हो फिर भी एज ए सीए रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 1000 रुपीज की पेनल्टी है फर्स्ट टाइम, देन 5000 की पेनल्टी है। रिमूवल एंड रिस्टोरेशन बेसिक है, आप एक बार देख लेना। देन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्टेड अकाउंटेंसी इन प्रैक्टिस, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी, इसका एक पॉइंट है जो काउंसिल ने पॉइंट दिया हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी एक केस स्टडी बन सकती है। देन कैंसलेशन एंड रिस्टोरेशन बेसिक है। देन डीम टू बी इन प्रैक्टिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज 2 to 4, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन इसमें आप कोई दूसरा डेसिग्नेशन यूज नहीं कर सकते, करे तो गिल्टी हो जाओगे। देन ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस में हमें क्या क्या देखना है कि एक तो सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबरशिप रखना है या नहीं रखना, वहां पे देखना है 50 किलोमीटर फ्रॉम, कहाँ से 50 किलोमीटर, म्यूनिसिपल लिमिट ऑफ योर सिटी, वहां से 50 किलोमीटर दूर आपका दूसरा ऑफिस है। देन 50 किलोमीटर से ज्यादा है देन ही आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखना है। सेम सिटी है देन नो नीड, सेम प्रीमाइज में देन नो नीड। एंड इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हाई हिल्स में आपकी ऑलरेडी एक फर्म है तो आप टेम्परेरी ऑफिस खोल सकते हो 3 मंथ के लिए प्लेन एरिया पे। वो आपको एक बार उसकी गाइडलाइंस देखने पड़ेंगे। देन इसमें शेड्यूल आते हैं। शेड्यूल में आप देखोगे फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, ये भी हम कवर करेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के पॉइंट्स आते हैं। इसमें कुछ पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। एंड रिसेंट एथिकल बोर्ड ऑफ डिसीजन के भी हम कुछ पॉइंट कवर करेंगे। ये पूरा ओवरव्यू था प्रोफेशनल एथिक्स का। लेट्स स्टार्ट विद मेन चैप्टर, जिसमें फंडामेंटल आ जाते हैं जो आपको जस्ट गो थ्रू करना है क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फिडेंशियलिटी का क्वेश्चन मे 24 में आ गया तो ये आपको करने की नीड है नहीं, जस्ट गो थ्रू कर लें, एक बार रीड कर लेना। देन इसमें एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई आपको कोई एडवर्टीजमेंट करनी है, आपको पता नहीं है कि अप्रोप्रिएट एडवर्टीजमेंट होगी या नहीं होगी, देन आपको ईएसबी से कंसल्ट कर लेना है उससे पहले, एडवर्टाइज करने से पहले, अदरवाइज आप गिल्टी भी हो सकते हो। देन टाइप ऑफ थ्रेट आ जाता है। टाइप ऑफ थ्रेट में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आप पर्सनल गेन के लिए यूज कर सकते हो तो वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा। देन आपके किसी क्लाइंट के ऊपर पूरे डिपेंडेंट है उसकी फी के ऊपर, देन वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाते हैं। देन एडवोकेसी थ्रेट के चारों एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप अगर आपने क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो या एज ए एडवोकेट को उसके बिहाफ पे लिटिगेशन या डिस्प्यूट में जा रहे हो या लॉबिंग कर रहे हो इन द फेवर ऑफ बिहाफ ऑफ क्लाइंट, या मैनिपुलेट कर रहे हो कुछ फेवरेबल फाइनेंसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट,
वहां पे आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, देन वहां पे एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा। ये आपको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करके ध्यान रखने हैं, ये पॉइंट्स एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। देन सेफ गार्ड ऑफ एडिशनल एड्रेस ऑफ थ्रेट्स, इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। क्या क्या करके हम एडिशनल टाइम डिवोट कर देंगे, एडिशनल क्वालिफाइड पर्सनल डिवोट कर देंगे, कोई अप्रोप्रिएट रिव्यूअर को देख लेंगे जो हमारे वर्क को रिव्यू करेगा, या कोई दूसरी फर्म को अपॉइंट कर लेंगे जो हमारे री परफॉर्म करेंगे कोई एंगेजमेंट, या कोई पर्टिकुलर दूसरी टीम को भी हम यहाँ पे एंगेज कर सकते हैं जो हमारे कोई नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई सर्विस परफॉर्म करे। तो ये सब चीजें पॉइंट्स जो आपको एक बार जस्ट गो थ्रू करना है। ये आ गया नोक्लार। नोक्लार में एप्लीकेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। नोक्लार किसको रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो होती है एक तो सीए आईपी को, और एक अगर कोई सीए इन सर्विस है, उन दोनों को रिपोर्ट करने की नोक्लार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कब आएगी, अगर कोई सीए इन सर्विस है, वो भी लिस्टेड एंटिटीज का, और वो भी केएमपी लेवल पे, लाइक डायरेक्टर है, ऑफिसर है, सीनियर एम्प्लॉय है, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोक्लार को रिपोर्ट करने की। इनकेस आपको कुछ ऐसा नॉन रेगुलेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन एंड लॉ एंड रेगुलेशन आपको पता लगा, तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। देन सीआईपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप कोई ऑडिट एंगेजमेंट में हो लिस्टेड एंटिटीज की एंड उसका नेटवर्क 250 करोड़ एंड मोर है, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि रिपोर्ट करना है नोक्लार में। कौन कौन सी चीजें कवर हो जाती है नोक्लार में, लाइक फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटी ट्रेडिंग, डेटा प्रोटेक्शन, ये सब चीजें कवर होती है। इसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी एप्लीकेबिलिटी आपको ध्यान रखनी है 250 सीआर प्लस में लिस्टेड एंटिटीज के केएमपी। मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे सब बेसिक है। टाइप ऑफ मेंबर क्या होता है, डिसेबिलिटी कब होगा, रिमूवल कब होगा, रिस्टोरेशन कब होगा, ये सब बेसिक आते हैं। एक बार आपको जस्ट फर्स्ट या सेकंड रिवीजन आपने रीड कर दिया तो मोर देन सफिशिएंट है। सीएआईपी, इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें काउंसिल का एक ये व्यू पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको जनरल वैसे समझा देता हूँ। आप एक सीए बन गए, प्लस में आप एडवोकेट भी हो, एंड आप एज ए सीए इनकम टैक्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव आईटी ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट कर रहे हो। देन आप, अगर आपने कुछ और कांड कर दिया, फ्रॉड व्रॉड कर दिया, आप सस्पेंड हो गए, देन आप वापस आईटी ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसमें ये बोला जाता है कि अगर आप एक बार सीए बनने के बाद रिप्रेजेंट कर देते हो आईटी रिप्रेजेंटेटिव इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में, देन आप सिर्फ सीए की कैपेसिटी में ही अपीयर हो सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि चलो मैं सीए से सस्पेंड हो गया, मैं एज ए एडवोकेट अपीयर हो जाता हूँ। देन वो नहीं कर सकते आप सिर्फ एज ए सीए की कैपेसिटी में अपीयर हो सकते हो। ये आप बाउंड हो प्रोविजन ऑफ सीए एक्ट के रिगार्डिंग। आईसीए ने कुछ भी करा है, बट ये हमें याद रखना है। देन इसमें एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सीए से सस्पेंड हो गए, देन आप एक्ट कर रहे हो एज ए डेटा प्राइवेसी कंसल्टेंट और वेरियस अथॉरिटीज के आगे रिप्रेजेंट कर रहे हो अदर देन सीआईपी, देन वहां पे आप गिल्टी नहीं होगे क्योंकि डेटा प्राइवेसी कंसल्टेंट यहाँ पे कवर नहीं होता। ये ही पॉइंट था सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बन सकती है। देन इसके बाद हम आते हैं मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस। इसमें दो पॉइंट है। अगर एक तो सीए इन सर्विस है, वो कब डीम टू बी इन प्रैक्टिस होगा, वो सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। जब वो आर्टिकल्स को ट्रेन कर रहा है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए वो डीम टू बी इन प्रैक्टिस होगा, अगर वो मेंबर एम्प्लॉय है तो। अदरवाइज सीए आईपी है, वो तो ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्स, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वहां पे डीम टू बी इन प्रैक्टिस होगा। देन यहाँ पे 2 to 4 की सर्विसेज आ जाती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज। ये काफी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, आपको एक बार गो थ्रू करना है। मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया, लाइक कुछ बड़े काम हो गए, बिजनेस पॉलिसी, कॉर्पोरेट प्लानिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, वो काम कर सकता है, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में आएगा। देन प्लानिंग की, मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की, कॉस्टिंग की, कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में आएगा। रिपोर्ट, बजटिंग, स्टेटमेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वाला, जिसमें आप ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर सकते हो, आप रिक्रूट भी कर सकते हो, सेलेक्ट भी कर सकते हो, ये चीजें सर्विस आप परफॉर्म कर सकते हो। प्लस में आप एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान एंड वेज इंसेंटिव प्लान को भी सेटअप कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोगों को ध्यान नहीं रहता, ये आपको याद रखना है। देन आप एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी एक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली कंपनीज एक्ट, एंड कंपनीज एक्ट में वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अलाउ नहीं है। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन करना है, तो वहां पे वो अलाउड नहीं है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में, वो आप नहीं कर सकते। देन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है,
देन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, लाइक एक्टिंग एज एडवाइजर एंड कंसल्टेंट टू द इशू। इसमें आप एडवाइजर भी और कंसल्टेंट बन सकते हो, कोई इशू ऑफ सिक्योरिटीज का उसमें एडवाइस भी कर सकते हो, क्या ब्रोकर और अंडरराइटर के सिलेक्शन के रिगार्डिंग। बट आप तीन सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर सकते, लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की, अंडरराइटिंग की, ब्रोकिंग की, इन ये तीनों सर्विसेज आप परफॉर्म नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट पे। सो आपको याद रखना है। देन इसमें बेसिक आ जाता है कि आप रिकवरी कंसल्टेंट एक्ट कर सकते हो, एक्ट एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक फंक्शन ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर, ये सब एक्ट कर सकते हो। देन इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्स फाइनेंस मैटर को भी आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस होगा। अगर वो डीम टू बी इन प्रैक्टिस है तो वो उसको कोई परमिशन की नीड नहीं है, ये सारी सर्विसेज जनरली एज ए सीआईपी परफॉर्म कर सकता है। देन हमारे आता है मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस में हमें एक तो ये हिल एरिया पे जो भी प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए क्या है, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, और ये सब ऑफिस है, वहां पे टेम्पररी ऑफिस के लेटर हेड पे एड्रेस नहीं डाल सकते। देन अगर आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर किन किन केसेस में नहीं रख सकते, जिसमें आपका सेकंड ऑफिस सेम प्रीमाइस में, सेकंड ऑफिस सेम सिटी में, एंड सेकंड ऑफिस डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर से विद इन 50 किलोमीटर है, वो भी कहाँ से, म्यूनिसिपल लिमिट ऑफ सिटी से, जब आपको कोई सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर की नीड नहीं है। इसमें एक पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे कि आप अपना डेजिग्नेशन सीए तो यूज कर सकते हो बट फर्म का नेम पुट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसमें सब चीजें ये बेसिक है। फिर अपना शेड्यूल आ जाता है। शेड्यूल में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, लाइक फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 है। क्लोज 1 में आपको ये याद रखना है, एक तो सीएआईपी होना चाहिए, प्लस में पार्टनर हो या एम्प्लॉय हो, दोनों चल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ये आपको याद रखना है। क्लोज 2 में अगर आपने कोई आर्टिकल या किसी भी पर्सन को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया, चाहे वो किसी कैसे भी पे करा हो, वो गिल्टी हो जाएगा क्लोज 2 के अंदर। क्लोज 3, आप क्लोज 3 का है कि अगर आपने कुछ भी एक्सेप्ट करा है कमीशन या किसी को से भी अदर देन सीए या प्रोफेशनल बॉडी जो भी इसमें गिवन है, देन आप गिल्टी हो जाओगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करा है कमीशन फ्रॉम रजिस्टर्ड वैल्यूअर, देन आप गिल्टी हो जाओगे। अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर सीए होता देन आप गिल्टी नहीं होते, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देन 6 on 7, क्लोज 6+7, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो फ्रेम होगा ही होगा नवंबर 24 एग्जाम में, तो ये आपको कंसीडर करके चलना है। आप काफी डिटेल पढ़ना है आपको ये। इसको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। लाइक आप टेंडर में रेस्पॉन्ड कब कब कर सकते हो, लाइक आपको रेस्पॉन्ड करना है तो उसमें आपको पहले देखना पड़ेगा वो टेंडर आपके एक्सक्लूसिव फॉर सीए है, देन उसमें मिनिमम फी होनी चाहिए प्रिस्क्राइब। अगर मिनिमम फी प्रिस्क्राइब नहीं है तो आप रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। अगर वो सबके लिए ओपन है, सब जितने भी मेंबर्स हैं या सीए या अदर देन सीए के लिए ओपन है, देन आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे मिनिमम फी प्रिस्क्राइब हो चाहे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि आप उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट या पे कर सकते हो टेंडर्स में, वहां पे आप गिल्टी नहीं होगे। देन आप सिल्वर गोल्डन प्लेटिनियम जो भी सेलिब्रेशन है वहां पे आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, बट आप न्यूज़पेपर एंड न्यूज लेटर में आप तो जस्ट पब्लिश कर सकते हो, वो भी बेसिक जो भी नॉलेज है वो पब्लिश कर सकते हो। इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्लोज 6 में, सीएआईपी अपना फर्म का नेम कहाँ कहाँ दे सकता है, ये आपको एक बार याद रखना है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे उसने सीए फर्म का नेम दिया है तो गिल्टी होगा नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ओनली ये 2 केसेस हैं जहाँ पे सीए फर्म का नाम यूज कर सकता है। तो ये 2 केसेस कौन कौन से, जहाँ पे इशू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स है वहां पे अगर आप सीए का नाम भी प्लस फर्म का नेम दोनों मेंशन कर सकते हो, और वो किसको दे सकते हो, क्लाइंट, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स को, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, आप अगर बुक्स, आर्टिकल और प्रेजेंटेशन को पब्लिश कर रहे हो, देन वहां पे आप सीए का नाम भी प्लस फर्म का नेम दोनों ही मेंशन कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 केस है जहां पे आप फर्म का नेम मेंशन कर रहे हो। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है एम्पेनलमेंट के रिगार्डिंग। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सीए आईपीओ, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इंक्वायरी करी कि अगर आपके पास कोई ऐसा पैनल है जहाँ पे सीए के वर्क से रिलेटेड हो, एंड आपने वहां पे फिर बोला कि अगर ऐसा कोई पैनल है तो मुझे रजिस्टर कर दीजिए, तो इस केस में आप गिल्टी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि एज पर दिस मैटर इसमें आपके पास नॉलेज, मेंबर की नॉलेज में पहले से होना चाहिए कि आपके ऐसा सच कोई पैनल है, देन आप उनसे बोल सकते हो कि मेरा नेम उस पैनल में ऐड कर दो। आप ये नहीं कर सकते कि उनसे पूछ नहीं सकते कि ऐसा कोई पैनल है या नहीं है, आपको पहले से पता होना चाहिए पैनल के बारे में।
देन स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, बट पीओयू की आप स्पॉन्सर एक्टिविटी में इवेंट कंडक्ट कर सकते हो। बाकी हाँ, एडवर्टाइजमेंट आप बॉक्स नंबर में, न्यूज़पेपर ऑफ बॉक्स नंबर आप प्रोहिबिटेड है, ये देख लेना। बाकी हाँ, कुछ एग्जांपल है जो आपको देखने हैं कि लाइक आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा और अपने उसमें आपने बताया कि मैं आपकी फर्म कैसे दूसरी फर्म से सुपीरियर है, कैसे किस चीज़ों में अच्छी क्वालिटी वाइज, तो वहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे। अगर आपने कोई दूसरे सीएस को अगर आपने मैसेज करा या लेटर लिखा कि आपकी लाइजनिंग है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, सो आप यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे। अगर आपने लेटर लिखा आर्मी कैंटीन या किसी को भी जहाँ पे आपने अपनी फीस एक्सपीरियंस ये सब आपने मेंशन करा है, तो आप क्लोज 5 एंड क्लोज 6 दोनों में गिल्टी हो जाओगे। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देन वेबसाइट की गाइडलाइंस आपको जस्ट एक बार रीड करनी है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्ले ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, वहां पे ओनली आप पासपोर्ट साइज फोटो लगा सकते हो, कोई और फोटो नहीं लगा सकते। लाइक आपको एक अवार्ड मिला, किसी सेरेमनी अवार्ड मिला, देन आप उस अवार्ड को सिर्फ आपने वेबसाइट पे लगा दिया, तो आप गिल्टी हो जाओगे। यहाँ पे सिर्फ ओनली ओनली पासपोर्ट साइज फोटो अलाउड है, बाकी कोई भी अलाउड नहीं है। चैट रूम फैसिलिटी दे सकते हो, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। एंड क्लोज 6 में बस इतना ही है। क्लोज 7 में आप एडवर्टाइज कर सकते हो प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का यूज, किसी और डेसिग्नेशन यूज करोगे, देन आप इन दोनों चीजों में गिल्टी हो जाओगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, या तो मर्चेंट बैंकर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी एज एज ए एडवाइजर आप किसी भी कंपनी में ऑफर डॉक्यूमेंट में एडवाइजर का काम कराए, देन वो कंपनी अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में आपका एडवाइजर एंड कंसल्टेंट टू इशू लिख सकती है कैप्शन में। बट आप किसी भी हालत में मैनेजमेंट बैंकर एंड एडवाइजर कंसल्टेंट टू इशू नहीं लिख सकते अपने लेटर हेड पे, ये आपको ध्यान रखना है। देन आप कोई और डेसिग्नेशन यूज नहीं कर सकते, प्लस में आप सीपीए इनिशियल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सीपीए डोंट रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन लॉ, सो आप सीपीए रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। बट उसका एमओयू है आईसीआई के साथ, तो देन आप वहां पे यूज कर सकते हो इनिशियल्स, लाइक यहाँ पे एस ए आई सी ए सी पी आई आयरलैंड ये सब है, वहां पे आप इनिशियल्स यूज कर सकते हो। देन एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपने लेटर हेड पे लिख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। देन क्लोज 7 में आपको रिमेनिंग पॉइंट्स आपको जस्ट एक बार गो थ्रू करना है। देन क्लोज 8 में मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके कोई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी थी, आपने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, देन आप कहाँ पे गिल्टी होगे? गिल्टी अंडर, बाकी काफी स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे क्लोज 8 में गिल्टी होंगे, बट ऐसा नहीं है। क्लोज 8 में गिल्टी नहीं होगे, आप गिल्टी होगी क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में। ये मैं जब ये क्लोज आएगा जब बताऊंगा आपको। प्लस में क्यों गिल्टी नहीं हो रहे यहाँ पे, क्योंकि क्लोज 8 में सिर्फ आपको कम्युनिकेट करना है प्रीवियस ऑडिटर से। यहाँ पे सिर्फ रीजन लिखे कि हम किस रीजन की वजह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि आपने अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी थी फिर भी एक्सेप्ट करी, तो कहाँ गिल्टी होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं। दूसरा, नॉन कंप्लायंस ऑफ 139 140 है, तो वो क्लोज 9 में गिल्टी हो जाएगा, वो नेक्स्ट है। इसमें आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑडिट का। अगर आपके पास टाइम नहीं है रिप्लाई का वेट करने का प्रीवियस ऑडिटर से, तो आप गवर्नमेंट ऑडिट्स में आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो। वहां पे आपको क्या करना होगा कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस में लिख सकते हो कि अगर फाइनल एक्सेप्टेंस तभी देंगे जब हमारे पास रिप्लाई आ जाएगा प्रीवियस ऑडिटर से, उसको कंसीडर करके। देन क्लोज 9 जो मैंने आपको ऊपर बताया था उसमें ये था, देखो क्लोज 9 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 139 140 का आपको कंप्लाइंस आपको फर्स्ट चेक करना है, देन ही एक्सेप्ट कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक्सेप्ट करने के बाद चेक कर रहे हो, पहले चेक करो देन एक्सेप्ट करो। एंड इसमें आप मैनेजमेंट से एक्सेप्टेंस लेटर ले लोगे कि ये सब चीज कंप्लाइंस है, तो भी काम नहीं चलेगा, आपको सारे रिकॉर्ड वेरीफाई करने ही पड़ेंगे। एंड इसके बाद क्लोज 10 आप परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज कर सकते हो। कौन कौन सी चीजों में परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज कर सकते हो? लाइक रिसीवर और लिक्विडेटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, फंड रेजिंग, डेट रिकवरी, इंसॉल्वेंस प्रोफेशनल, इन सारी सर्विसेज में आप परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज कर सकते हो। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लाइक फंड रेजिंग सर्विसेज है, इसमें लोन का आपने अगर सैंक्शन कराया है तो वो चीज इसमें कवर नहीं होगी, मतलब इस पे आप परसेंटेज बेसिस पे चार्ज नहीं कर सकते। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है क्लोज 10 में। क्लोज 11 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका एक क्वेश्चन है, मैं पूछ लेता हूँ कि एक सी ए आई पी एम डी डब्ल्यू टी डी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, नॉर्मली नहीं बन सकता, बट एक केस में बन सकता है, जो ये चैप्टर 17 ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस है वो बोलता है कि अगर उस कंपनी से ओनली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एक्सक्लूसिवली, देन
आप वहाँ पे MD WTD भी बन सकते हो। ये आपको पॉइंट याद रखना है, मेनली स्टूडेंट्स इसको छोड़ के चले जाते हैं, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस में ये मैं जब आएगा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस मैं वहाँ पे भी बता दूंगा आपको। देन इसमें एक बार आपको रीड करना है कहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पे जनरल रेजोल्यूशन लगता है। इसमें मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग इन कमोडिटीज में आपको स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट है। एंड इसमें कमोडिटीज में ना ही इक्विटी, ना ही करेंसी, ना ही FNO, तीनों चीज इंक्लूड नहीं होती। ओनली कमोडिटीज में आपको स्पेशल परमिशन रिक्वायरमेंट है। बाकी चीज आप जनरल परमिशन पे भी कर सकते हो, परमिशन की नीड नहीं है। एक ये चार्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डायरेक्टर किस किस कंपनी में बन सकते हो, डायरेक्टर कहाँ बन सकते हो। लाइक जिसमें आप ऑलरेडी ऑडिटर हो वहां तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि वहां डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। अगर आप ऑडिटर नहीं हो तो आप नॉर्मल डायरेक्टर तो अलाउड हो। WTD MD बनना चाहते हो, देन वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वहां पे तो आप अलाउ होगे ही नहीं, चाहे परमिशन की तो दूर की बात है, वहां तो आप अलाउ ही नहीं हो सकते। बट आपको अगर रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, देन आपको प्रायर परमिशन देखना पड़ेगा कि आप ICAI से प्रायर परमिशन लोगे कि हमें WTD MD बना दो। ये आपको ध्यान रखना है। क्लोज 1 एंड क्लोज 12 का एक छोटा सा डिफरेंस है, जो मैंने क्लोज 1 में भी बताया था कि CAIP पार्टनर और एम्प्लॉय दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट CIP होना जरूरी है। बट क्लोज 12 में CIP प्लस पार्टनर ही हो सकता है साइन करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। देन पार्ट 2 बेसिक है, आप पढ़ लेना एक बार। पार्ट 3 भी ऐसे ही है। पार्ट 4 का मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, चलो मैं नीचे पूछ लेता हूँ पहले। अगर कोई CAIP है, एक कोई भी CA है जिसने रिप्लाई करा नहीं, किसको, गवर्नमेंट को या कोई भी अदर एजेंसीज को, लाइक RBI ने कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा CIP से, तो उसने वो इन्फॉर्म नहीं करी या उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो वहां कहाँ पे गिल्टी होगा। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं। लाइक अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन पूछी, चार्ट से आपको अच्छे से याद रखना है। ICAI ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी, ICAI रिलेटेड बॉडीज मतलब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कमेटी, ये सब पॉइंट, ये सारे बॉडीज। सो इसने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी, एक तो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, देन तो वो क्लोज 2 पार्ट 3 शेड्यूल 1 में गिल्टी हो जाएगा। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी बट वो फॉल्स प्रोवाइड करी है, देन वो क्लोज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में गिल्टी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस में कोई अदर रेगुलेटरी लाइक RBI, लाइक अपनी पब्लिक अथॉरिटी, किसी ने भी अदर रेगुलेटरी बॉडी ने कोई इन्फॉर्मेशन पूछी, आपने या तो प्रोवाइड नहीं करी, अगर आपने प्रोवाइड करी तो गलत प्रोवाइड करी, देन वो क्लोज 2 पार्ट 4 शेड्यूल 1 में गिल्टी हो जाएगा। ये एक बार पोज करके आपको चार्ट अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, कहाँ पे क्या गलती होगा, तो आपको एक बार ये देख के चलना है। देन सेकंड शेड्यूल आ जाता है पार्ट 1 इसका। इसमें आपको एक ये छोटा सा पॉइंट देख के रखना है कि अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है आपके फर्म का, पार्टनर का, किसी का भी, उसमें आप ओपिनियन तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। देन 5 एंड 6 का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लाइक 5 में मटेरियल फैक्ट ओमिटेड है, देन आप 5 में गिल्टी होगे। अगर मटेरियल रिप्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देन क्लोज 6 में गिल्टी होगे, ये आपको ध्यान रखना है। देन क्लोज 7 तो ऐसा है, हारे का सहारा, क्लोज 7 हमारे जहां पे भी कुछ भी गड़बड़ करेगा वो क्लोज 7 में तो आ ही जाएगा। सो क्लोज 7 में आपको ये सारे पॉइंट्स जस्ट एक बार है ना रीड कर लेने हैं, याद भी नहीं करना, जस्ट रीड करना है, क्योंकि क्लोज 7 में तो किसी भी चीज में भी गलती करेगा, क्लोज 7 में तो गलती हो ही जाएगा। क्लोज 8 में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन बोलता है कि फेलियर टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाए या आपने विदाउट एग्जामिनेशन साइन कर दिया, तो आप क्लोज 2, 7, 8 तीनों पुट करने। ICAI क्या है, जनरली कोई सा भी क्लोज पुट कर देता है। सो आपको ध्यान रखना है कि क्लोज 2, 7, 8 तीनों पुट कराओ, जिससे आपका मार्क्स डिडक्ट ना हो, सेफर साइड के लिए। देन आपको ये जितने भी एग्जाम्पल है एक बार पोज करो एंड ये सारे एग्जाम्पल्स को एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। देन जब क्लोज 10 है, जहाँ पे आप क्लाइंट की मनी को कीप नहीं सही से नहीं रख पाए, वहां पे आपको गिल्टी हो जाओगे। वहां पे एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको सर्विसेज के रिगार्डिंग एडवांस मिले जब तक वो क्लोज 10 में आएगा ही नहीं। अगर आपको कोई क्लाइंट के पर्पस के लिए मिला हो, देन आपको देखना पड़ेगा वो एक्सपेक्टेड रीजनेबल टाइम में यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर एक्सपेक्टेड रीजनेबल टाइम में यूज हो सकता है, देन आप उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने की नीड नहीं है, लाइक स्टैट्यूटरी ड्यूज या स्टैम्प पेपर। बट अगर कोई रीजनेबल टाइम में यूज नहीं हो सकता, देन आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाओगे। देन पार्ट 2 आ जाता है।
पार्ट 2 में देखो मैंने ऊपर बताया था आपको कि एक्सेप्ट करा आपने ऑडिट अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी तो कहाँ गिल्टी होगा। देखो यहाँ पे गिल्टी हुआ है क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने एक्सेप्ट करा ऑडिट चाहे अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी हो फिर कहाँ गिल्टी होगी। प्लस में इसके साथ साथ चैप्टर 7 की काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का भी प्रोविजन का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा इस केस में, वो मैं आगे बताऊंगा। देन आपका बाकी तो बेसिक है, फिर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस पर जाते हैं। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 टैक्स ऑडिट कितने कर सकते हैं, 60 टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। एक पार्टनर सारे पार्टनर की टैक्स ऑडिट साइन कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑडिट एक या ब्रांच की कर रहे हो, हेड ऑफिस ब्रांच की कर रहे हो तो वो सब एक ही ऑडिट कंसीडर करेंगे। देन इसमें चैप्टर 9 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टैट ऑडिट। कहाँ पे आप स्टैट ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप कोई पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड कंपनी और अदर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, आप उसमें तभी एक्सेप्ट कर सकते हो जब आपकी कोई आप उसको अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या कोई अदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। उसकी जो फी है वो स्टैट ऑडिट की फी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, देन तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई नॉन एश्योरेंस सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसकी फी आपकी स्टैट ऑडिट से ज्यादा है, देन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ओनली इन कंपनीज में, वो आपको ध्यान रखना है। देन नेट और गाइडलाइंस है वो आपको जस्ट एक बार गो थ्रू करनी है। देन ये आपको मैंने बताया था चैप्टर 17 काफी इंपोर्टेंट है। चैप्टर 17 में एक्सेप्शन है क्लोज 11 का, क्योंकि यहाँ पे आप MD मैनेजर एज ए ऑफिस होल्ड कर सकते हो, सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसके लिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां पे फुल टाइम सीओपी भी ले सकते हो, प्लस में इक्विटी भी होल्ड कर सकते हो। देन इसमें आप आर्टिकल्स को ट्रेन भी कर सकते हो, अटेस्ट फंक्शन भी दे सकते हो। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता ये पॉइंट। देन इसमें आपके रिसेंट जो भी एथिकल बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स के डिसीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक आप कोई इंटरनल ऑडिटर हो किसी कंपनी के तो उसमें आप परचेज कर सकते हो शेयर, आप ये ध्यान रखना। सेकंड, आप इक्विटी रिसर्च एडवाइजर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, बट आप रिटेल रिपोर्ट कभी भी पब्लिश नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। देन सेटलर ऑफ ट्रस्ट बन सकते हो, मीडिएटर बन सकते हो। देन एक पॉइंट ये है कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर हो एंड उसका कोई पीएफ ट्रस्ट है या पीएफ फंड है, उसका आप स्टेट ऑडिटर बन सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। देन कहाँ पे कौन कौन सी चीजें आप नहीं कर सकते, लाइक ट्रेडमार्क एंड पेटेंट अटॉर्निटी के एग्ज एक्ट नहीं कर सकते। देन आप डायरेक्टर सिंप्लिसिटर होके आप आरओसी फॉर्म साइन नहीं कर सकते। देन आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कमीशन, और उससे फी नहीं ले सकते। देन आप ये एजेंसीज नहीं ले सकते, लाइक यूटीआई, जीआईसी, एनएसडीएल। एंड कस्टम ब्रोकिंग लाइसेंस भी नहीं ले सकते आप, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस में आप किसी बैंक का ऑलरेडी स्टेट ऑडिटर हो तो आप उसकी स्टॉक ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस में एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इंटरनल ऑडिटर हो आप तो उसकी टैक्स ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पीई के जो आपको कवर करने हैं। आप एग्जाम डे वाले देखना सुबह सुबह, तो ये सारे पीई के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रहेंगे तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, इससे आपका 10 to 12 मार्क्स सेव हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर पीई। आपको अगर कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग ऑडिट सब्जेक्ट या किसी और सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, please share to your friend also. That's all in this video. Thank you guys.